पायल और आकाश की शादी को बस 5 ही महीने हुए थे कि पायल का पेट 9 महीने वाली प्रेग्नेंट औरत जैसा हो गया था। आखिर आकाश की माँ सविता ने आकाश और पायल से क्या छुपा रखा था? वो कौन था? आकाश एक छोटा किसान था। उसके पास 1 बीघा जमीन थी जिस पर गन्ने उगा करते थे और उसकी शादी को 1 ही साल हुआ था। लेकिन फिर भी घर में खुशियों का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ चिंता का माहौल बना रहता। बात ऐसी थी कि पायल पेट से थी और 5 महीने में ही उसका पेट 9 महीने वाली प्रेग्नेंट औरत जैसा हो गया था। आकाश और आकाश की माँ सविता को पायल की हालत समझ ही नहीं आ रही थी और वो गांव की औरतों की मदद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि गांव में ये बात आग की तरह फैल जाएगी और उनको अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ेगा। पायल का पेट ही नहीं बढ़ रहा था, उसे काफी दर्द भी हो रहा था। परिवार के लिए एक एक दिन काटना भी मुश्किल हो गया था। पायल को इस हालत में कहाँ ले जाएं? क्या करें? किस विद्या को दिखाएं? आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक बात से वो लोग संतुष्ट थे कि उनका घर खेतों के बीचों बीच था, जिसके कारण पायल की दर्द भरी सिसकियां किसी को सुनाई नहीं देती थी। वहीं गांव की दूसरी तरफ आकाश के स्कूल की दोस्त रचना, जो कि एक डॉक्टर थी, शहर से पढ़ाई करने के बाद गांव वापस आ चुकी थी। उसने कुछ ही दिनों में गांव के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत सुधार दी थी। अब उसके काम के चर्चे दूर दूर तक फैल रहे थे। आकाश को जब ये बात पता चली तब वो हिम्मत जुटाकर रचना से मिलने का फैसला करता है। उसकी माँ उसे रोकती है, पर आकाश उन्हें समझाता है कि ये करना जरूरी है। वो अगले ही दिन मंगलवार को हॉस्पिटल जाता है, लेकिन रचना उस दिन लोगों से पूरा दिन घिरी रहती है। आकाश जानता है कि ये सारी बातें अकेले में ही करनी होगी, इसीलिए वो बस इंतजार करता रहता है रचना के फ्री हो जाने का। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। आखिरकार रचना को अकेले पाकर वो हिम्मत जुटाता है और रचना के कैबिन में कदम रखता है। अरे आकाश, तुम ही हो ना? अंदर आओ। तो कैसी हो रचना? मैं तो अच्छी हूँ। तुम तो शादी के बाद गायब ही हो गए। अम्मा कैसी है? और तुम्हारी पत्नी क्या नाम था? पायल। हाँ, हाउ इज शी? आकाश कुछ नहीं बोल पाता। रचना की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा होता है। क्या हुआ आकाश? सब ठीक तो है ना? नहीं रचना, कुछ भी ठीक नहीं है। आकाश ने रचना को सारी बात बताई। रचना को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने आकाश के दर्द को समझने की कोशिश करी और इस पूरी बात को गंभीरता से सुना। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि शायद उससे कोई और तकलीफ होगी। तुम ऐसा करो, उसे हॉस्पिटल ले आओ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोगों को इस बारे में पता चले। माँ वैसे ही बहुत परेशान है और गांव वालों को ये पता चला तो पता नहीं क्या होगा। हमने अभी तक सबको बोला है कि पायल अपने मायके गई है अपनी बीमार माँ से मिलने। देखो, ऐसे मामले में लोगों की मत सोचो। तुम्हें डरना नहीं चाहिए और सबसे पहले पायल को हॉस्पिटल लाना चाहिए। ये तुम कह रही हो? याद है गांव वालों ने क्या कहा था जब तुम शहर डॉक्टरी पढ़ने जा रही थी? तुम यहाँ के लोगों को अच्छे से जानती हो। प्लीज तुम बस एक बार घर आके उसे देख लो ना। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं जरा अपना जरूरी सामान लेकर आती हूँ। आकाश एक लंबी राहत की सांस लेता है। 1 घंटे के लंबे रास्ते के बाद रचना और आकाश खेतों को पार करते हुए घर पहुंचते हैं। दोनों को ही घर के बाहर पायल की दर्द भरी चीखें सुनाई पड़ जाती है। वो दोनों घबरा कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पायल एक कोने में दर्द से कपकपा रही है और आकाश की माँ सविता पायल के पास बैठी उसे हिम्मत दे रही होती है। रचना हड़बड़ाकर पायल के पास जाती है। पायल की चीख अब इतनी तेज हो चुकी है मानो वो किसी भी वक्त अपना दम तोड़ देगी। रचना पायल के पेट को छूती है और उसे महसूस होता है कि अंदर से बच्चा लात मार रहा है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बच्चा बाहर निकलने के लिए तैयार है। पायल को हमें अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर हॉस्पिटल जाने में तो 1 घंटा लग जाएगा। प्लीज रचना, मदद करो, मैं पायल को नहीं खो सकता। रचना को गुस्सा भी आता है और आकाश पर दया भी। रचना सविता से कहती है, आप जल्दी से गर्म पानी, साफ कपड़ा और एक तौलिया ले आओ। तभी पायल का शरीर हरा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ऐसा देख रचना घबरा जाती है, पर अब पायल की जिंदगी रचना के हाथों में थी। रचना किचन के चूल्हे पर एक चाकू गरम करती है। आकाश और सविता चिंता में घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था।
तभी रचना भागती हुई घर से बाहर निकल आती है और बिना मुड़े घर से दूर निकल जाती है। आकाश रचना को भागता देख डर जाता है। आकाश और सविता दोनों ही कमरे में कदम रखते हैं तो देखते हैं कि पायल बेहोश है और कमरे में कई सारी छिपकलियां घूम रही हैं। आकाश और सविता स्तब्ध खड़े हैं। उसके पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है। तभी सविता आकाश की ओर देखकर कहती है, तुम तो जानते हो कि आज भी हमारे समाज में शादी से पहले लड़की और लड़के की जात और परिवार देखा जाता है और फिर लड़के या लड़की की काबिलियत को। पायल के गांव के सरपंच ने तुम दोनों की शादी तुड़वाने की पूरी कोशिश की थी। पर इस बात का पायल की हालत से क्या वास्ता? उस रात तुम्हारी शादी के बाद जब हम पायल के साथ रात में घर लौट रहे थे तब सरपंच के लड़कों ने हम पर हमला कर दिया था। आकाश अपनी माँ को देख रहा है। और तुम दोनों को मारकर तुम्हारी लाशें पेड़ से लटका दी थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, मदद के लिए चिल्लाई पर कोई नहीं आया। तुम दोनों को पेड़ से लटकाकर वो लोग चले गए और मैं रोती रही। आप ये क्या कह रही हो माँ? हम तो जिंदा हैं। फिर अंधेरे जंगल में से एक आदमी आया और उसने तुम दोनों को पेड़ से उतारने में मेरी मदद करी। जब तुम दोनों की लाशें मेरे सामने पड़ी थी मेरे दिल में ऐसा दर्द उठा था कि शायद मैं भी अपने प्राण त्याग कर दूंगी। तभी उस आदमी ने कहा कि वो अपना खून तुम्हें पिलाकर तुम्हें नया जीवन दे सकता है। आकाश को अपनी माँ का दुख महसूस हो रहा था। माँ, तो हम इंसान हैं या भूत? तुम दोनों बस मेरे बच्चे हो और जिंदा हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। वो रात आकाश और सविता के लिए काफी लंबी रात थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।